इतने मुश्किल नहीं है इसमें। जस्ट हमें वार्शल एल्गोरिथम में ये बताना होता है कि आपका ग्राफ के अंदर किसी एक नोड से दूसरे नोड तक पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है। जो मेन मकसद है वार्शल एल्गोरिथम का या फिर फ्लॉयड एल्गोरिथम का, वो ये है कि हमें ये बताना, वार्शल एल्गोरिथम में ये बताना होता है कि हमें किसी एक ग्राफ में किसी एक नोड से, स्पेसिफिक नोड से किसी दूसरे नोड तक वो डायरेक्टली एग्जिस्ट करता है या इनडायरेक्टली एग्जिस्ट करता है। किसी एक नोड से किसी दूसरे नोड तक हम लोग पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। ठीक है। वार्शल एल्गोरिथम में हम लोगों ने ये बताना होता है। दूसरा हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो फ्लॉयड एल्गोरिथम है। उसमें हम लोग ये भी बताते हैं कि हम किसी एक नोड से किसी दूसरे नोड तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते, और साथ ही हम लोग ये भी बताते हैं कि उसकी कास्ट जो है वो कितनी होगी। ठीक है। यहाँ पे वार्शल एल्गोरिथम में हम लोगों ने कास्ट नहीं बतानी। ये जस्ट आपके पास ये नॉन मेट्रिक ग्राफ है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी ऐसा जो आपको जो एजिस पे कोई वेट नजर नहीं आ रहा आपको। ठीक है। जस्ट हमें ये बता रहा है कि आपका ए जो है बी के साथ लिंक है, लेकिन यहाँ पे इसकी कास्ट कितनी आएगी यहाँ पे ये चीज नहीं लिखी हुई। अच्छा, देन उसके बाद एडिशेंसी मैट्रिक्स का कुछ आइडिया है। यहाँ पे वैसे तो सामने शो हो रही है, लेकिन कैसे बनाते हैं, कुछ है इस चीज का आइडिया आप लोगों को? ये आप लोगों ने लीनियर के कुछ कोर्सेज पढ़े होंगे, वहाँ पे इस तरह की कुछ आप एडिशेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं। एडिशेंसी मैट्रिक्स हम लोग कैसे बनाते हैं कि हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास ग्राफ में कितने नोड एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास ग्राफ में जो नोड है, जो वर्टेक्स हैं, वो कौन कौन से हैं आपके पास? ये एक ए है, बी है, देन सी है और देन डी है। तो ये चार वर्सेस हैं या फिर चार नोड हैं हमारे पास जो एक ग्राफ के अंदर यहाँ पे हमारे पास इस एग्जांपल में एग्जिस्ट करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, एक ऐसी आपने 2D यहाँ पे मैट्रिक्स बनानी है जिसमें चारों रो आप लोग, चारों जो नोड हैं आप लोग रो वाइज भी लिख लेंगे और कॉलम वाइज भी लिख लेंगे। ठीक है। अब ये आप लोगों ने लिख लिया। अब देन उसके बाद आप लोगों ने देखना है यहाँ पे वन बाय वन कि क्या ए से ए तक यहाँ पे कोई एज है हमारे पास। अगर सपोज किया हमारे पास यहाँ पे एज होता जो कि सेल्फ एज होता इस तरह, तो फिर ए से ए तक हमारे पास एज होता, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते, इस जगह वैल्यू जो है वो हम 1 लिख देते। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एज नहीं है ए से ए तक, तो हम लोगों ने एक तो हम लोगों ने यहाँ ये चीज यहाँ से देखनी होती है और उसके बाद ये देखना होता है। ठीक है। तो ए से ए पहले हम इस फर्स्ट रो को सॉल्व करेंगे, देन सेकंड को, देन थर्ड को, एंड देन सो ऑन चलते रहेंगे। तो ए से ए तक हमारे पास कोई भी एज नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 लिख दिया। देन उसके बाद ए देखना है और बी देखना है। ठीक है। रो इस फुल को कंप्लीट करना है। इट मींस कि अब नेक्स्ट कॉलम में जाना है। तो ए से बी तक क्या हमारे पास यहाँ पे एज एग्जिस्ट करता है? तो यस, ये एग्जिस्ट करता है हमारे पास। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये 1 लिख दिया। देन उसके बाद हम लोगों ने ए से सी तक देखना है कि हमारे पास ए से सी तक डायरेक्टली एज है कोई। एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है वो आपका डायरेक्टली बताती है कि वैसे अगर हम देखें तो हम ए से सी तक पहुंच सकते हैं, ए से बी पे आएंगे, बी से डी पे आएंगे और डी से हम लोग दोबारा सी पे आ जाएंगे। तो हम ए से सी पे आ तो सकते हैं, लेकिन एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या बताती है कि डायरेक्टली आपके पास पाथ है या नहीं। तो डायरेक्टली ए से सी तक कोई भी एज हमारे पास नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 लिख दिया। देन उसके बाद ए से डी हमारे पास डायरेक्टली एज नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पे भी 0 लिख दिया। अच्छा, अब दूसरा ये भी देखें कि अब ये हमारे पास जो ग्राफ है ये डायरेक्टेड ग्राफ है। अगर लेट्स सपोज ये डायरेक्टेड ग्राफ ना होता, यहाँ पे जो आपके पास एरो के साइन है ये ना होते, तो फिर हम लोग ये कह सकते थे कि ए से डी भी हमारे पास पाथ है और डी से ए भी पाथ है। लेकिन अब क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है, इट मीन्स कि डी से ए तो हम लोग आ सकते हैं, लेकिन ए से डी हम लोग नहीं आ सकते। ठीक है। तो इसलिए ए से डी हम लोगों ने यहाँ पे ये 0 लिखा है। देन उसके बाद बी, दूसरी रो को देखना है। तो अब दूसरी रो को देखेंगे तो बी से ए हमारे पास पाथ नहीं है, बी से बी पाथ नहीं है, बी से सी पाथ नहीं है, बी से डी पाथ है। ठीक है। तो इसी तरह सो ऑन आप लोग ये मैट्रिक्स जो है एडिशेंसी मैट्रिक्स आप लोग बना लेते हैं। अच्छा, एडिशेंसी मैट्रिक्स बनाने के बाद अब वार्शल एल्गोरिथम क्या करता है, आपकी 1 बाय 1 वो मैट्रिक्स फाइंड करता है। वार्शल एल्गोरिथम में कितनी मैट्रिक्स फाइंड होंगी वो आपके नोड पे डिपेंड करता है। जितने नोड आपके ग्राफ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उतनी दफा आपकी वार्शल एल्गोरिथम में मैट्रिक्स फाइंड होंगी। इट मींस कि हमें यहाँ पे 4 नोड है हमारे पास, तो 4 टाइम हमें
जिस तरह ये मैट्रिक एक बनी हुई है, इसी तरह हमारे पास 4 टाइम जो मैट्रिसेस होंगी उनकी वैल्यूज को फाइंड करना होगा। वो कैसे करना होगा वो भी हम लोग देखते हैं, लेकिन जस्ट ये समझ लें कि हम लोगों ने कितनी दफ़ा उसको वो फार्मूला जो है बार बार अप्लाई करना है। वो 4 टाइम हम लोग ये मैट्रिसेस फाइंड करेंगे और देन एट द एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब देन उसके बाद वार्शियल एल्गोरिथम क्या करता है कि ये जो हमारे पास एडिशेंसी मैट्रिक्स फर्स्ट वाली बनी है, इसको वो लाइक यहाँ पे कोई भी आप मैट्रिक्स जीरो का नाम दे देते हैं, ठीक है। आप इसको आर जीरो का नाम दे दें या फिर कुछ भी आप यहाँ पे ना आप इस मैट्रिक्स को कुछ भी नाम दे सकते हैं। आपने आर रखना है, एम रखना है, एन रखना है, ठीक है, एस रखना है, कुछ भी रख सकते हैं। अब पहली मैट्रिक्स जो बनी है एडिशेंसी मैट्रिक्स, अभी तक हम लोगों ने वार्शियल एल्गोरिथम अप्लाई नहीं किया, तो इसको हमने मैट्रिक्स जीरो का नाम दे दिया, ठीक है। आर जीरो का नाम दे दिया, एस जीरो का नाम दे दिया, जी जीरो का नाम दे दिया, तो मैट्रिक्स जीरो हमने इसका नाम दे दिया। अब देन मैट्रिक्स जीरो के थ्रू हम लोग आर जीरो के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, आर वन फाइंड करेंगे, ठीक है। आर जीरो के थ्रू हम लोगों ने जो नेक्स्ट मैट्रिक्स फाइंड करनी है उसको हम लोग नाम क्या देंगे, आर वन। अब वो कैसे फाइंड करनी है वो हम लोग देखते हैं। तो अब यही मैट्रिक्स ये हम थोड़ा बहुत देख ले कि हमारे पास 4 टाइम 1 आर है, तो यही मैट्रिक्स हमने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे भी आपके पास इसको हम लोगों ने यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसको हम लोगों ने आर जीरो का नाम दे दिया। अब इस मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे ये आर वन जो मैट्रिक्स है ये फाइंड करेंगे, ठीक है। ये वार्शियल एल्गोरिथम के थ्रू फाइंड करेंगे। अब देन कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ तक समझ आ गया कि ये हमारे पास वही एडिशेंसी मैट्रिक्स है, एग्जैक्टली वही लिखी हुई है। और इस मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, आर वन मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करेंगे। अब आर वन मैट्रिक्स फाइंड जो करनी है हम लोगों ने, इसमें जो मेन रूल होगा वो क्या है कि आपकी जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है वो सेम रहेगा आर वन मैट्रिक्स के अंदर। मीन्स कि जो आपके पास प्रीवियस मैट्रिक्स थी उस हमने आर वन मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो जो फर्स्ट रो थी ये वाली और जो फर्स्ट कॉलम है ये वाला, ये आपका सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। बाकी जितने भी सेल यहाँ पे आपके पास ये वाले सेल हैं सारे, ठीक है, इनकी वैल्यूज को आप लोगों ने फाइंड करना है थ्रू वार्शियल एल्गोरिथम। जो वार्शियल का फार्मूला है वो फार्मूला अप्लाई करते हुए आप लोगों ने फाइंड करनी है इनकी वैल्यूज। अच्छा, एट दी एंड वार्शियल एल्गोरिथम की जो आउटपुट आती है वो क्या आती है। अब यहाँ पे जो एडिशेंसी मैट्रिक्स है ना, वो आपको अभी बता चुका हूँ कि आपको डायरेक्टली जो पाथ होते हैं वो बताते हैं, ठीक है, कि आपका ए से बी डायरेक्ट पाथ जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो ए से बी आपका यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। बी से डी आपका डायरेक्ट पाथ एग्जिस्ट करता है, तो बी से डी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका ये 1 लिखा हुआ है। इसी तरह डी से सी आपका डायरेक्टली पाथ एग्जिस्ट करता है, तो सी की रो में अगर आप लोग यहाँ पे डी की रो में आते हैं ये वाली, तो आपका सी पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब देन सी से आपका डायरेक्टली पाथ कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो सी की आपकी पूरी रो में देखो तो आप 0 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि एडिशेंसी मैट्रिक्स आपको जस्ट डायरेक्ट पाथ बताती है कि डायरेक्टली किसी एक नोड से किसी दूसरे नोड तक पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जबकि वार्शियल एल्गोरिथम की एट द एंड जो आउटपुट आएगी उसमें क्या होता है कि वो आपको बताता है कि आप किसी एक नोड से किसी दूसरे नोड पे इनडायरेक्ट वे में भी अगर पहुंच सकते हैं तो वहां पे 1 लिखा हुआ होगा। वो आपको बताएगा कि किसी एक नोड से किसी दूसरे नोड तक आप पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो ए से हम लोग बी तक आ सकते हैं और बी से हम लोग डी तक आ सकते हैं। इट मीन्स कि ए से हम लोग डी तक पहुंच सकते हैं। तो अब क्या होगा, अभी यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पे, इस वैल्यू से पता लगता है कि हम लोग ए से डी तक नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। लेकिन एट द एंड जो आउटपुट हमारे पास जो लास्ट मैट्रिक्स बनेगी उसमें यहाँ पे डी की जगह यहाँ पे 1 लिखा हुआ होगा। ये 1 शो करेगा कि ए से डी आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। जो वार्शियल एल्गोरिथम की लास्ट आउटपुट होगी वो ये होगी। अब वो हम लोगों ने कैसे फाइंड करनी है वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फर्स्ट में ये जो R1 फाइंड करनी है, ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये कुछ नया एल्गोरिथम आप लोगों के लिए होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। तो जब R1 फाइंड करनी है तो आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम रखना है। अब नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने, जो ये सेल है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो फाइंड करने के लिए आप लोग करेंगे क्या,
कि आपके पास जो फार्मूला है वो ये बनेगा। अब ये फार्मूला कैसे है, ये आपके पास यहाँ पे ऊपर फार्मूला ये शो हो रहा होगा, ठीक है। ये कैसे बना ये भी हम लोग देखते हैं, यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है, इस सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। इस सेल में हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास इस सेल में रो और कॉलम कौन कौन से हैं। इस सेल में हमारे पास जो रो है वो भी बी है, और कॉलम अगर हम देखें तो ऊपर से ये कॉलम आ रहा है, ये भी हमारे पास बी ही है। इट मीन्स कि हम लोगों ने इस सेल की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी मैट्रिक्स का नाम हम लोगों ने लिखा हुआ था वो रख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो तो हम लोगों ने इस सेल की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का नाम है आर, और जो हमारे पास रो और कॉलम है वो बी और बी है, ठीक है। अब देन ये वार्शल एल्गोरिथम क्या कहता है कि आपने जिस सेल की वैल्यू को फाइंड करना है उस सेल को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें। वो कैसे करना है, आप यहाँ पे देखें तो हमने मेन जो काम करना था वो हमने करना है बी, और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू को हम लोगों ने फाइंड करना है, तो वार्शल एल्गोरिथम कहता है कि आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें। दो पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे कि आप लोग मैट्रिक्स का नाम तो वही होगा। फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें आप लोगों ने जो यहाँ पे जिस सेल की वैल्यू को फाइंड करना है उसकी रो तो सेम रहेगी। कॉलम कौन सा होगा, जो कि सिलेक्टेड कॉलम है। सिलेक्टेड कॉलम और सिलेक्टेड रो यहाँ पे कौन से हैं, ए है, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट हमारे पास कौन सा, ए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये सिलेक्टेड है, ठीक है। तो कॉलम कौन सा होगा जो सिलेक्टेड है, वो ए है हमारे पास। और दूसरा पार्ट क्या होगा, उसमें ये कहता है कि आपने जो रो है वो सिलेक्टेड रखनी है, और जो कॉलम है वो वही होगा जो कि जिस सेल की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो हमारे पास बी आ जाएगा। अब देन वो कहता है कि आपने जो दो पार्ट्स ये फाइंड किए हैं इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होगा वो एंड गेट का होगा, ठीक है। एंड गेट आप लोगों ने डीएलडी में पढ़ा होगा। और इन दोनों के दरमियान रिलेशन एंड गेट का होगा, और इन दोनों पार्ट्स और जिस सेल की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है उन दोनों के दरमियान आपका जो रिलेशन होगा वो आर गेट का होगा, ठीक है। ये चीज समझ आ गई है। तो ये आपका फार्मूला इस तरह बन जाता है। अब ये फार्मूला इस तरह बनाया क्यों गया है वार्शल एल्गोरिथम का, ये हम लोग देख लेते हैं। अब देखो हम लोगों ने ये फाइंड करनी है वैल्यू, वो इस सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस सेल की वैल्यू हमारे पास 1 कब होगी या फिर 0 कब होगी, अगर सपोज किया हमारे पास यहाँ पे सेल्फ एज होता तो हम ये श्योरली कह सकते थे कि हमारे पास बी से बी तक का पाथ है, ठीक है। एक तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे सेल्फ एज होता इस नोड पे, तो बी से बी तक का पाथ हमारे पास होता, तो ये हमारे पास ये जो है इस ये जो हमने लिखा हुआ है इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती, ठीक है। या फिर बी से बी तक का पाथ का दूसरा वे क्या हो सकता है कि आप ये कह दें कि हमारे पास अगर हमारे पास बी से ए तक का पाथ हो और ए से बी तक का पाथ हो, ये दोनों एजेस हमारे पास हो, ठीक है। ए से बी तक का भी यहाँ पे ये भी एज लिखा हो, बना हुआ हो हमारे पास, ए से बी का भी एज और बी से ए का भी एज बना हो, तो फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि बी से बी तक दोबारा हम लोग पहुंच सकते हैं। या फिर हमारे पास, यहाँ दोबारा सुन लें कि या फिर हमारे पास बी का सेल्फ एज होता तो हम लोग कह सकते थे कि हम लोग बी से दोबारा बी तक पहुंच सकते हैं। या फिर ये होता कि हम लोग बी से ए पे आ जाएं और ए से बी पे आ जाएं, तो फिर भी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग बी से दोबारा बी तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये दो वे हैं। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट है, अब इन दोनों में या की ऑप्शन आ रही है, या मीन्स कि आर गेट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। कि या फिर यहाँ पे सेल्फ एज होता, या फिर बी से ए और बी से ए से बी हम लोग आते, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा बी से बी तक का पाथ है। अब जब या की ऑप्शन आई है तो या के ऑप्शन में क्या होता है, आर गेट लगता है, ठीक है। ये डीएलडी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अगर तो हमारे पास सेल्फ एज है तो ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो हमारे पास इंडेक्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अगर सपोज किया सेल्फ एज हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब सेल्फ एज नहीं है तो फिर हमारे पास ये दोनों एजेस जो है वो मस्ट होने चाहिए कि बी से ए का भी एज होना चाहिए और ए से बी का भी एज होना चाहिए।
दोनों में से कोई एक भी एज अगर नहीं होता तो हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग बी से दोबारा बी पे पहुंच सकते हैं। लाइक बी से ए का तो एज है हमारे पास, लेकिन ए से बी का एज नहीं है, तो फिर हम लोग इसको फॉल्स कह देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे जिस तरह अभी ग्राफ में शो भी कर रहा है कि हमारे पास ए से बी तक का तो एज है लेकिन बी से ए का एज नहीं है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे पास बी से बी तक पहुंचने का वे है। तो यहाँ पे मस्ट है कि दोनों एज होने चाहिए, दोनों एज होने चाहिए, तो इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एंड का गेट लगाया हुआ है। तो जब मस्ट हो कि सारी की सारी ऑप्शन आपकी ट्रू हो, तो फिर आप लोग एंड का गेट यूज करते हैं। ठीक है, एंड का ऑपरेटर कह लें, एंड गेट कह लें, डीएलडी में आप लोग ये चीजें पढ़ी होंगी। तो जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके आगे यूज होते रहते हैं। ठीक है ना, तो इसी वजह से आपको कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें, बाकी रटे लगाए हुए होंगे आप डीएलडी में, तो ये चीजें आपको समझ में भी ना आए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये फार्मूला हम लोगों ने इस वजह से बनाया हुआ है। ठीक है, लाइक यहाँ पे पहले बी से बी तक का ये सेल का एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये बी से ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो है ये इस एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ए से बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स कि आपका ये इस एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये फार्मूला हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है। हमने पहले अब ये जो फार्मूले की वैल्यू को देखना है वो आप लोगों ने कहाँ से देखना है, वो आप लोगों ने जो प्रीवियस वैल्यू जो पूरी आपके पास मैट्रिक्स फाइंड हो चुकी है इसमें से देखना है। ठीक है, आपने जो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ये मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं यहाँ से नहीं देखना। इट मीन्स कि जो फार्मूले की वैल्यूज हैं वो आप लोगों ने प्रीवियस जो आपके पास फुली मैट्रिक्स फाइंड हो चुकी है यहाँ से देखना है। तो आर बी बी, बी रो और बी कॉलम में आपने देखना है कि वैल्यू हमारे पास क्या है। तो बी रो और बी कॉलम, इट मीन्स कि आपके पास ये वैल्यू, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो जीरो है वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद आर बी और ए, इट मीन्स के बी रो और ए कॉलम, बी रो और ए कॉलम, इट मीन्स कि आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये भी आपके पास जीरो आ जाए, तो यहाँ पे आप लोग जीरो लिख देंगे। देन उसके बाद ए रो और बी कॉलम, ए रो और बी कॉलम आपका ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास ये वन आ जाती है, तो आप यहाँ पे वन लिख दिया। अब जीरो एंड वन, तो जीरो एंड वन इट मीन्स कि आपके पास एक इनपुट भी जीरो आ गई तो आपकी जो आउटपुट है वो जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट जीरो आ गई। अब ये भी जीरो था, तो जीरो आर जीरो इक्वल टू जीरो ही होता है। ठीक है, तो आपके पास इट मीन्स कि इस सेल की जो वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो देन अब यहाँ पे इस सेल की वैल्यू आपके पास जीरो आ जाएगी। देन नेक्स्ट सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट सेल में आप लोग देखें तो आप यहाँ पे अगेन ये फार्मूला क्या बनेगा, इसमें आप उस वक्त क्या था आपके पास बी रो था और बी कॉलम था, अब क्या है बी रो है और सी कॉलम है, तो बी रो और सी कॉलम आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया आप लोगों ने। देन अब वही चीज है कि इसको आप लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वही आप लोग लिखेंगे कि कॉलम आपका एज इट इज रहना चाहिए, रो आपकी एज इट इज रहनी चाहिए, कॉलम वो होगा जो कि सिलेक्टेड है। तो सिलेक्टेड अभी कॉलम हमारे पास कौन सा है, ए वाला। ठीक है, देन उसके बाद अब यहाँ पे रो कौन सी होनी चाहिए जो कि सिलेक्टेड है, ये वाली, और कॉलम कौन सा होना चाहिए जो कि हमारे पास जिस सेल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स हमारे पास बन जाएंगे। अब इस फार्मूले की अगेन आपने इस मैट्रिक्स में से वैल्यू फाइंड करनी है, वो वैल्यू फाइंड करेंगे आप लोग। तो रो बी और कॉलम सी, तो रो बी यहाँ से और कॉलम सी यहाँ तक, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। अब इस जीरो को आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। देन उसके बाद रो बी और कॉलम ए, रो बी और कॉलम ए आपके पास ये जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। देन उसके बाद रो ए और कॉलम सी है, तो रो ए और कॉलम सी अगेन ये आपके पास जीरो आती है, तो यहाँ पे भी जीरो कर देंगे। तो एट द एंड आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस इंडेक्स की वैल्यू जो है वो भी जीरो आ जाएगी। ठीक है, ये भी जीरो आ गई है। देन उसके बाद आप लोग नेक्स्ट सेल की वैल्यू, अब ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर तो होगा लेकिन मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। ठीक है, फार्मूला आपका बार बार जो मेन फार्मूला है वो आपका वही रहेगा, मेन कॉन्सेप्ट आपके वही रहेंगे। प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि आपने ये 4 टाइम मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ये R1 फाइंड कर रहे हैं, फिर R2 फाइंड करेंगे, R3 फाइंड करेंगे, R4 फाइंड करेंगे। प्रोसीजर लेंथी है, और हर मैट्रिक्स में आप लोगों ने देखो यहाँ पे 9 सेल की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो इट मीन के 4 सेल्स की 4 मैट्रिक्स की आप लोगों ने फाइंड करनी है। हर मैट्रिक्स में आप लोगों ने 9 सेल की मैट्रिक्स फाइंड 9 सेल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 9 आर 36, इट मीन्स कि 36 टाइम आप लोग वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो प्रोसीजर लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। अब देन नेक्स्ट सेल की वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों ने। तो नेक्स्ट सेल क्या है आपके पास, रो बी है और कॉलम आपका डी है। तो रो बी और कॉलम डी आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आपका यहाँ पे रो वही रहेगी, कॉलम कौन सा होगा जो सिलेक्टेड होगा। देन दूसरी दूसरी दफा आपका रो सिलेक्टेड होगी और कॉलम कौन सा होगा जो कि आपके पास यहाँ पे सेल है। तो इसी तरह आप 1 बाय 1 सब की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। आप रो आपके पास सी आ जाएगी, कॉलम आपके पास बी आ जाएगा। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये पार्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप लोग यहाँ पे प्रीवियस मैट्रिक्स में देखेंगे। ये आपको कुछ मैं देख लें, कुछ इसी तरह खुद से मैट्रिक्स बना के, ग्राफ बना के उसको खुद से प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। तो वहां पे कोई मुश्किल, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। देन उसके बाद नेक्स्ट सेल की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है। अब इसमें रो भी सी है, कॉलम भी सी है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट सेल की वैल्यू फाइंड करेंगे अगेन, ठीक है। ये सब सेल की वैल्यू आप लोग फाइंड करते रहेंगे। अब एट द एंड जब आप लोग इस सेल की वैल्यू फाइंड कर चुके होंगे तो अब आपके पास R1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या होगा, R1 आपका R0 की जगह मैट्रिक्स चली जाएगी। R1 की मैट्रिक्स जो है वो आपकी R0 की जगह आ जाएगी। इट मीन कि अब R1 के थ्रू आप लोग R2 मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। R0 के थ्रू आप लोगों ने R1 मैट्रिक्स फाइंड की थी, अब R1 के थ्रू आप लोग R2 मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देन उसके बाद जब R1 आपका यहाँ पे देखो आपके पास ये यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो है इस जगह पे ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने R1 लिख देना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड पे जब मैं आता हूँ तो आपके पास नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है ये R1 आ गई है। R1 आपके पास ये थी, अब ये सारी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी है। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, फर्स्ट R जब 0 था तो उस वक्त हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट किया था, बाकी सब सेल्स की वैल्यू को फाइंड किया था, ठीक है। अब जब R1 हमारे पास आया तो हमने क्या किया, नेक्स्ट आप लोग जो अब हमने फाइंड क्या करना है R2, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। इट मींस कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू एज इट इज होगी R1 से, बाकी सब सेल्स की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। अब देन अगेन आप लोगों ने जो मैं सेल्स की वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, फर्स्ट की, ए और ए की। अब इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या है, देखो आप, हमने किस सेल की वैल्यू फाइंड करनी है, इस सेल की, ठीक है। इस सेल में हमारे पास रो क्या है, ए है, और कॉलम क्या है, वो भी ए है। तो आपके पास यहाँ पे ये मेन पार्ट्स आ गया जिस सेल की आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 2 पार्ट्स में आप लोग, लास्ट टाइम जो हमारे पास सिलेक्टेड कॉलम और सिलेक्टेड रो था वो ए था। अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास अब जो सिलेक्टेड कॉलम और सिलेक्टेड रो है वो बी है, ठीक है। तो ये आपने रट्टा नहीं लगाना कि हर दफा ए ही लिखते रहना है, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि सिलेक्टेड कॉलम और सिलेक्टेड रो। अब इस सेल के थ्रू आप लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 2 पार्ट्स कैसे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट टाइम आपकी रो सेम रहेगी, कॉलम कौन सा होगा जो सिलेक्टेड है, तो कॉलम कौन सा है जो यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है। देन दूसरे पार्ट्स में आपका जो कॉलम होगा, आपकी जो रो होगी वो कौन सी होगी जो सिलेक्टेड है, और कॉलम कौन सा होगा जिस सेल की आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब ये फार्मूला आपके पास यहाँ पे ये आ गया। अब आपके पास R2 में आपके पास हर दफा जो सिलेक्टेड कॉलम और सिलेक्टेड रो है वो B होगा। अब इसकी वैल्यू आप लोगों ने देखनी है वो R1 में से, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग R0 में से देख रहे थे, अब R1 में से देखना है। क्लियर हो गया ये। इसी तरह आप लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, इस सेल की वैल्यूज फाइंड करते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह ये आपने इस सेल की वैल्यू, अब इस सेल की वैल्यू फाइंड करनी है तो रो 0 है और कॉलम D है, आपने यहाँ पे रो 0 कॉलम D लिख दिया। देन इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो देन आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट A और B आ जाएगा, सेकंड पार्ट आपके पास B और D आ जाएगा, ठीक है। वही स्टेप समझ ना आ रहा हो तो पूछे, क्योंकि जो नेक्स्ट एल्गोरिथम है आपका फ्लोइड एल्गोरिथम वो भी कुछ यही इसी तरह वर्किंग करता है, तो इसलिए
चीज समझ ना आए तो साथ साथ पूछा करें। तो ये सारा काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी नाउ चेक वन बाय वन ऑल अदर वैल्यूज। तो अब ये आप लोगों ने खुद से वैल्यूज चेक कर लेनी है, ठीक है। तो आपके पास R2 जो है वो वैल्यूज ये आ जाएंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, R2 के थ्रू R3 की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो अब क्या होगा, R2 जो है R1 की जगह आ जाएगा और R3 नेक्स्ट जो आप लोगों ने नेक्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका R2 यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। ये जो R2 हम लोगों ने फाइंड यहाँ पे किया था, इसको मैं शिफ्ट कर दिया यहाँ पे मैंने। देन अब R2 की हेल्प से आप लोग R3 की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट आप लोगों ने R3 मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर लिए। अब R3 में क्या हुआ, जब आपके पास जो सिलेक्टेड रो और सिलेक्टेड कॉलम होंगे वो थर्ड रो और थर्ड कॉलम है। इट मीन्स कि R3 में आपके पास जो R2 के थर्ड रो और थर्ड कॉलम था वो वैल्यूज सेम रहेगी। सारी की सारी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे सेम लिखी हुई है। बाकी जो 9 सेल्स हैं आप लोगों ने इनकी वैल्यूज को आप फाइंड करना है। तो अगेन आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसमें क्या आपके पास रो क्या है, ए है, और कॉलम क्या है, वो भी ए है। तो रो और कॉलम दोनों ए आ गया। अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो रो एज इट इज, कॉलम कौन सा होगा जो कि सिलेक्टेड है, तो सिलेक्टेड कौन सा है, अब आपके पास सी है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट टाइम दूसरा जो पार्ट्स है उसमें रो कौन सी होगी जो सिलेक्टेड है, और कॉलम कौन सा होगा जिस सेल की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड कर दी, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू किस में से देखना है, आप लोगों ने R2 में से देखना है। तो यहाँ से वैल्यू आप लोग देखेंगे वन बाय वन, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। जो भी वैल्यू आपके पास एट द एंड आती है वो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो वन बाय वन आप लोग इसी तरह वैल्यूज को फाइंड करते रहेंगे। अब यहाँ पे आपके पास R3 आ गया। वन बाय वन फाइंड करेंगे तो आपके पास ये R3 मैट्रिक्स ये आ जाएगी। अब R3 मैट्रिक्स की हेल्प से आप लोगों ने R4 मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो आप लोगों ने कितनी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, जिससे आपको बताया था कि जितने आपके पास ग्राफ के अंदर नोड होंगे आपने उतने टाइम मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड करते रहना है। तो अब R3 आपका यहाँ पे R2 की जगह आ गया और R4 आपने मैट्रिक्स फाइंड करनी है। अब R4 में क्या होगा कि आपका फोर्थ कॉलम और फोर्थ रो जो है वो सेम होगी R3 से। बाकी सेल्स की आप लोगों ने वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। तो बाकी तमाम सेल्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अब अगेन आपने ए और ए सेल को फाइंड करना है। अब इसमें जस्ट चेंजिंग क्या होगी, लास्ट टाइम क्या था, यहाँ पे डी की जगह सी लिखा हुआ था। अब क्योंकि सिलेक्टेड और सिलेक्टेड कॉलम आपके पास डी है तो आपने यहाँ पे ये भी डील कर दिया और ये भी आपके पास डी है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने वैल्यूज उसी तरह देखनी है इस रो में से, इस मैट्रिक्स में से वो वैल्यूज आप लोग देखेंगे, एंड और आर गेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो भी वैल्यूज आती हैं वो वन बाय वन सेल में लिखते रहेंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इस ग्राफ में देखें तो आपके पास यहाँ पे जो थे जस्ट 4 नोड थे। इट मीन्स कि आपने मैट्रिक्स 4 तक आप लोगों ने फाइंड करना है, उसके बाद आप लोग रुक जाएंगे। तो ये आपके पास एट द एंड जो फाइनल मैट्रिक्स होगी R4 ये आएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये R4 मैट्रिक्स आई थी, ठीक है। ये आपके जो लास्ट मैट्रिक्स है वो ये आई है। अब जिस तरह आपको बताया था कि वार्शल एल्गोरिथम क्या करता है कि आपका जो एडिशेंसी मैट्रिक्स की जो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने फाइंड की थी वो ये बताता है कि आपको किसी एक नोड से दूसरे नोड तक डायरेक्ट पाथ है या नहीं है। लेकिन जो वार्शल एल्गोरिथम है वो ये बताता है कि किसी एक नोड से किसी दूसरे नोड तक इनडायरेक्टली पाथ भी अगर एग्जिस्ट करता है तो वो आपको बता देता है, ठीक है। इट मीन्स कि अब यहाँ पे जितने भी वन लिखे हुए हैं, लाइक यहाँ पे ए से ए भी वन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ए से ए भी यहाँ पे आपके पास वन लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ए से दोबारा ए पे हम लोग पहुंच सकते हैं। अब कैसे पहुंच सकते हैं वो यहाँ पे देखो, आप ए से बी पे आए, बी से आप डी पे आए और डी से दोबारा आप ए पे आ गए। इट मीन्स कि यहाँ पे अब आपको वार्शल एल्गोरिथम बता रहा है कि ए से दोबारा हम लोग ए पे आ सकते हैं, ए से बी पे भी आ सकते हैं, ए से सी पे हम लोग जा सकते हैं, ए से डी पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपकी वही आउटपुट जो है वो ट्रू हो रही है, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी हम लोग देख लिया था। अब यहाँ पे जब फार्मूला हम लोग बना रहे हैं वो देखें अगर आप लोग, तो हम लोग कैसे बनाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये करते हैं कि इसकी जो एल्गोरिथम होगा वो कैसे लिखना है हम लोगों ने। अच्छा, अब यहाँ पे सपोज किया कि अगर हमने इस सेल की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो
अब यहाँ पे होता क्या था, अगर हमने R1 की वैल्यू को फाइंड करना है, जो हमारे पास मैट्रिक्स 1 है, तो हमारे पास R इस सेल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये सेल में हमारे पास क्या है, रो भी डी है और कॉलम भी डी है। इट मीन्स के डी और डी जो हमारे पास सेल है, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो हमारे पास होना क्या चाहिए कि इसी सेल जो हमारे पास डी और डी है और बीच में आर गेट होगा, और देन उसके बाद इसको दो पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो वो क्या होते हैं, आर डी है। उसके बाद जो सिलेक्टेड रो जो भी होगी यहाँ पे ए है, ठीक है। उसके बाद एंड गेट होगा, उसके बाद अगेन मैट्रिक्स का नाम, और उसके बाद जो सिलेक्टेड रो होगी वो लिखेंगे, और देन उसके बाद जो कॉलम जिस सेल की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है वो लिखेंगे। तो इस फार्मूले, ये जो फार्मूला है आपके पास, इसके थ्रू जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ पे लिखी जाएगी, यहाँ पे, ठीक है, इस सेल में। और ये जो वैल्यू हम लोगों ने ये वाली फाइंड करनी है, वो कहाँ से फाइंड करनी है, वो इस प्रीवियस मैट्रिक्स में से R0 में से फाइंड करनी है। इट मीन्स कि ये जो अब बस ये सारी मैट्रिक्स हैं, ये हमने यहाँ पे R किसको देखना है, R0 को, और ये कहाँ पे जाके वो वैल्यू एंटर करनी है, R1 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास R1 होगा, ये आपके पास R0 होगा, ये भी आपके पास R0 होगी मैट्रिक्स, और ये भी आपके पास R0 मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे R2 था तो हमने फिर वैल्यू कहाँ से देखनी है, R1 में से देखनी है। यहाँ पे भी R1 होगा, यहाँ पे भी आपके पास R1 होगा। अगर सपोज किया हमारे पास ये R3 होता तो हमने वैल्यू कहाँ से देखनी थी, R2 में से, यहाँ पे भी R2 में से, और यहाँ पे भी R2 में से, ठीक है। इट मीन्स कि जिस भी मैट्रिक्स की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है, उससे एक प्रीवियस जो हमारे पास मैट्रिक्स है, एक कम जो एक डिक्रीमेंट आप कर लें, उस जो एक डिक्रीमेंटल जो मैट्रिक्स होगी उसमें से हम लोगों ने वैल्यू उसकी फाइंड करनी है। अगर हम यहाँ पे, क्योंकि ये आपकी बार बार जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है, ठीक है, तो हम इसके लिए अगर हमें कोई वेरिएबल ले लेते हैं, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि हमने RM की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो R होगा, ये मैट्रिक्स होगी, ये कौन सी होगी, ये M-1 होगी। ये मैट्रिक्स भी आपकी M-1 होगी, ठीक है, और ये मैट्रिक्स भी आपकी M-1 होगी, ठीक है। ये चीज समझ आ गई, ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है। अब देन हमारे पास जो जो इस पूरे एल्गोरिथम में जो मेन फार्मूला है वो यही है आपका, ठीक है। इसी फार्मूले को हम लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको अभी एक्सप्लेन किया है, एक मिनट दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर हमने एक स्पेसिफिक रो और कॉलम की वैल्यू को फाइंड करना है, I और J, अगर वो हमारे पास, हमने मैट्रिक्स 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे K-1 होगा। मैट्रिक्स 0 में से हमने वैल्यू देखनी है, ये भी मैट्रिक्स 0 होगी और ये भी मैट्रिक्स 0 होगी आपकी, ठीक है। क्लियर है ये? अच्छा, देन अब ये फार्मूला अगर हम लोगों ने यहाँ पे देखो, तो आप ये फार्मूला अगर हम लोगों ने इसके लिए कोई कोड लिखना है, तो यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल जो है वो बार बार जो चेंज होंगे। I का वेरिएबल होगा, J का होगा और K का होगा। I भी, इट मीन्स कि आपके पास I किस चीज को शो कर रहा होगा, रो को, J कॉलम को, और K आपका मैट्रिक्स को शो कर रहा है। अब कितनी मैट्रिसेस हम लोगों ने चेक करनी है, वो भी बार बार चेंज हो रही है, रो चेंज हो रही है, कॉलम चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि इन तीनों के लिए आपका लूप लगेगा, ठीक है। एक तो ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि इन तीनों वेरिएबल्स के लिए लूप लगेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपका K लूप लगा हुआ है, उसके बाद I लूप है, और उसके बाद J का लूप है। अब ये इसी सीक्वेंस में लगाएंगे आप लोग, तब ये फार्मूला एग्जैक्टली काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे रटा लगाने की जरूरत नहीं है कि हमने ये सीक्वेंस इस तरह किस तरह लिखा हुआ है, तो ये समझा देता हूँ आपको। अगर आपने 2D अरे बनानी हो तो आपको ये पता होगा कि पहले हम लोग रो का लूप लिखते हैं, उसके बाद कॉलम का लूप लिखते हैं। क्योंकि होता क्या है कि आपका पहले
जिस चीज में पहले वर्किंग होती है वो सबसे आप एंड पे लूप लिखते हैं। तो पहले आपके सारे के सारे कॉलम एक रो के अंदर जितने भी कॉलम होंगे वो सारे पहले टर्मिनेट होगा। उसके बाद क्या होगा, एक रो में इंक्रीमेंट हो जाएगा और नेक्स्ट रो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब आपके पास कॉलम और रो दोनों एंड हो जाएंगे, दोनों टर्मिनेट होगा, तो फिर क्या होगा, हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। यहाँ पे एग्जांपल में आपको बता दूं दोबारा, लाइक यहाँ पे हम लोग जब R3 को फाइंड कर रहे थे, तो अब यहाँ पे देखो आपके पास बल्कि R1 से दिखा देता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, R1 को फाइंड किया। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने इस पूरे जो हमारे पास कॉलम है बी सी और डी, इनको फिल करना है। इट मीन कि जे लूप आपका चलता रहेगा। जब आपका कॉलम का लूप यहाँ पे टर्मिनेट होगा डी पे आके, तो नेक्स्ट रो पे आ जाना है। इट मीन्स कि अब आई का लूप जो है वो इंक्रीज होगा, तो नेक्स्ट रो पे हम लोग आ गए। जब आपका यहाँ पे अगेन जे का लूप टर्मिनेट होगा, फिर आई का लूप चलेगा, अगेन आपका यहाँ पे आई का लूप भी, जब अब यहाँ पे आपका जे का लूप भी टर्मिनेट हो गया, आई का लूप भी जो है वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब जब ये दोनों लूप टर्मिनेट हो जाएंगे, तो देन फिर हम लोगों ने जो मैट्रिक्स है उसको इंक्रीमेंट करना है। जो मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे R1 था हमारे पास, अब इसको हम लोगों ने R2 कर देना है। इट मीन्स कि आपका जो मैट्रिक्स वाला लूप होगा वो सबसे ऊपर होगा, उसके बाद फिर रो वाला लूप होगा, उसके बाद हमारा कॉलम वाला लूप होगा। ठीक है, ये समझ आ गई है कि हम लोगों ने ये लूप किस तरह लिखे। यहाँ तक कोई इश्यू हो किसी को, कोडिंग लिखने में कोई इशू आ रहा हो, ये फार्मूला कैसे डिजाइन हुआ ये भी समझा दिया है, और उसके बाद हम लोगों ने ये लूप कैसे लिखे हैं, इस सीक्वेंस में क्यों लिखने हैं, ये भी आप लोगों को समझा दिया। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके, फिर आप लोग जा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।